आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टीपल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज कॉल्ड। ए ऑप्शन आपको दे रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, बी ऑप्शन आपको दे रहा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, सी ऑप्शन दे रहा है रेजोनेंस और डी ऑप्शन दे रहा है हाइपर कंजुगेशन। चलिए आराम से समझिए, कॉन्सेप्ट बनाइए। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मल्टीपल बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग स्पीसीज। सोचिए, रिएजेंट के आने से अगर पोलैरिटी क्रिएट होती है, रिएजेंट के आने से अगर पोलैरिटी क्रिएट होती है और रिएजेंट ना हो तो पोलैरिटी ना हो, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इस इफेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो जो हमारा आंसर निकल के आया वो आंसर क्या निकल गया? बी। समझिए, जैसे मान लो अल्कीन है, अल्कीन है, आपने यहां पर एक कंटेनर में लिया है, इसके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं है। दूसरे कंटेनर में आपने लिया क्या है? ब्रोमीन लिया है, इसके अंदर भी कोई पोलैरिटी नहीं है। तो अल्कीन के अंदर कोई पोलैरिटी नहीं है, ब्रोमीन के अंदर कोई पोलैरिटी नहीं है। लेकिन जब आपने इस ब्रोमीन को इस अल्कीन के अंदर डाला तो क्या होगा? इसके लोन पेयर का इसके पाई बॉन्ड के साथ क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, और इसी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से इस पाई के अलोंग ब्रेकिंग हो जाएगी। और जब पाई के अलोंग ब्रेकिंग हो जाएगी तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बना लेगा? ये बना लेगा CH2+ और ये बना लेगा CH2-, जिसकी वजह से यहाँ का Br+ यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ का Br- यहाँ जुड़ जाएगा। तो रिएजेंट के आने से अगर बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट होती है, इस टेम्पोररी इफेक्ट को जो नाम देते हैं वो नाम क्या देते हैं? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो वही डेफिनेशन आपसे पूछ रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टीपल बॉन्ड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टीपल बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज कॉल्ड एज, क्या बोलना है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यहां पे दे रहा है दूसरा क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये क्या होता है? डेफिनेशन दिमाग में बैठाइए कि जो दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचता है, जिसकी वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट होती है और इसी पोलैरिटी का सिग्मा बॉन्ड क्लाउड ट्रांसमिशन, इसी ट्रांसमिशन इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है कि जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा ही खींचेगा, और खींचने की वजह से पोलैरिटी क्रिएट होगी ही होगी। जो पोलैरिटी क्रिएट होगी, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब कोई ना कोई नेगेटिव इसको अटैक करने की कोशिश करेगा ही करेगा। तीसरा आपको दे रहा है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? जो कोई एक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल के सारे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को ना समझा पाए तो उसी को समझाने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट से जो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं उन स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और फिनोमिना को बोलते हैं रेजोनेंस है। जैसे अगर आपने बेंजीन लिया और बेंजीन में सोचो इसी के पाई इलेक्ट्रॉन का हमने मूवमेंट करा दिया और पाई इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करा के हमने स्ट्रक्चर बना लिया, और जो स्ट्रक्चर बनाया वो कौन सा बनाया? वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाया। तो जब कोई एक लेविस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल के सारे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को नहीं समझा पा रहा है तो उसी को समझाने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट कराया या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराया। तो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट से जो अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं आपका रेजोनेंस, और इस फिनोमिना को बोलते हैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और फिनोमिना को बोलते हैं रेजोनेंस। ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया और इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। चौथा आपके पास एक डेफिनेशन और आपसे पूछा है हाइपर कंजुगेशन। ये क्या होते हैं? हाइपर कंजुगेशन आपको मालूम है बेटा कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है सिग्मा के लॉन्ग ऑपरेटिव है, जो रेजोनेंस होता है पाई के लॉन्ग ऑपरेटिव है। लेकिन कुछ इफेक्ट ऐसे भी हैं या कुछ मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी ऐसी भी है जो इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस समझा नहीं पाता है। जैसे हम बात करते हैं कार्बोकैटायन की, फ्री रेडिकल की, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की। अगर कभी इसके बगल में sp3 कार्बन आ गया और यहाँ पे अगर कम से कम एक हाइड्रोजन आ गया तो जो इंडक्टिव इफेक्ट कहता है उसका जस्ट उल्टा हमको दिखाई देता है। तो इसी उल्टे इफेक्ट को समझाने के लिए हमने सिग्मा को पाई के साथ मिलाया या वैलेंट ऑर्बिटल के साथ मिलाया और एक नया कॉन्सेप्ट दिया, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन।
तो अगर ये अल्कीन है या टॉल्वीन वगैरह है या एरोमेटिक कंपाउंड से कनेक्टेड हाइड्रोजन, कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो उस केस में कहते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा का बगल वाले पाई के साथ ओवरलैपिंग, इस कॉन्सेप्ट को हाइपर कंजुगेशन। कार्बोकेटायन है तो बोलते हैं कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा का बगल वाले कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ वैकेंट ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग, उसको बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। लेकिन ये इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट, ये आपका रेजोनेंस परमानेंट, ये हाइपर कंजुगेशन परमानेंट। लेकिन जो टेम्पररी इफेक्ट है वो टेम्पररी इफेक्ट कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। बताओ फ्यूचर में अगर डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ अ बॉन्ड जनरेट्स। ए ऑप्शन बोल रहा है फ्री रेडिकल, बी ऑप्शन बोल रहा है कार्बीन, सी ऑप्शन बोल रहा है कार्बोनियम आयन और डी ऑप्शन बोल रहा है कार्ब एनायन। सोचिए, एनालाइज करिए। होमोलिटिक क्लीवेज, एक टर्म आ रहा है होमोलिटिक क्लीवेज, अ बॉन्ड जनरेट, होमोलिसिस, हेटेरोलिसिस। कुछ याद आया? दो लोगों ने अगर बिजनेस में पैसा लगाया, दो लोगों ने क्या किया? बिजनेस पैसा लगाया। इसमें मान लेते कि बी बदमाश है तो क्या करेगा? ई का सारा पैसा अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये बना लेगा ए प्लस और बन जाएगा बी माइनस। मतलब अगर दो लोगों ने बिजनेस पैसा लगाया और किसी एक की बदमाशी का लेवल दूसरे की बदमाशी का लेवल ज्यादा है तो चाहता है कि बिजनेस अपने कंट्रोल में रखें कि कभी बिजनेस टूटे तो सारा पैसा मेरे पास आए। तो इस तरह के बॉन्ड फिजन को जो नाम देते हैं वो नाम क्या देते हैं? हेटेरोलिसिस या हेटेरोलिटिक फिजन। लेकिन दो लोगों ने पैसा लगाया, दो लोगों ने पैसा लगाया, लेकिन हुआ क्या? लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लग गया, कोरोना आ गया, तो अब उनको लगा यार बिजनेस चल नहीं पाएगा। और जब बिजनेस चल नहीं पाएगा तो इन्होंने बिजनेस को बीच से तोड़ दिया। बोला कि यार जितना पैसा तूने लगाया था तू ले ले, जितना पैसा मैंने लगाया था मैं ले लेता हूँ। और बिजनेस टूट गया। और जब बिजनेस बीच से टूट गया और ए के पास ए और बी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ई के पास एक इलेक्ट्रॉन, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा आ गया। तो बीच से जब बॉन्ड टूटा तो इस तरह के फिजन को जो बोलते हैं इसको बोलते हैं होमोलिसिस। क्या बोलना है? होमोलिसिस। तो कभी ही अगर कार्बन हुआ और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुआ तो क्या बनने वाला है? कार्बोकेटायन। मतलब अगर कभी कार्बन है और कार्बन की बॉन्डिंग अगर क्लोरीन के साथ या फ्लोरीन के साथ है और फ्लोरीन इसका पैसा लेके भाग गया तो क्या मिला? CH3+ और साथ मिला F-। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है तो हमको मिलता है कार्बोकेटायन। लेकिन कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, जैसे कार्बन है और इसकी बॉन्डिंग मान लो लिथियम के साथ है, तो ये इसका पैसा लेके भाग गया और ये इसका पैसा लेके भाग गया, तो यहाँ क्या बना? CH3- और क्या बना? Li+। तो उस केस में क्या बन गया? कार्बन निगेटिव, कार्ब एनायन। तो अगर ये गरीब है और ये बदमाश है तो ये इसका पैसा लेकर भाग गया, ये अगर आपका गरीब है ये बदमाश है तो इसका पैसा लेकर भाग गया। तो होमो हेटेरोलिसिस से या तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा तो कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर ये कार्बन है और कार्बन है, ये मान लो कोई दूसरा एटम भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, इसको अगर तोड़ दिया और यहाँ कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन लाए तो उस पर्टिकुलर को हम जो नाम देते हैं वो क्या बोलते हैं? वो नाम देते हैं फ्री रेडिकल। तो होमोलिसिस से जिसका फॉर्मेशन होता है ये फॉर्मेशन होता है फ्री रेडिकल का। तो ये ऑप्शन बोल रहा है होमोलिसिस क्लीवेज ऑफ बॉन्ड जनरेट फ्री रेडिकल, सही है। दूसरा बोल रहा है कार्बीन। तो कार्बीन क्या होता है? कार्बीन होता है डाइवेलेंट स्पीसीज, और अगर डाइवेलेंट स्पीसीज की बात कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन यहां रख रहे हैं, इसको बोलते हैं कार्बीन। इसकी बात कब करेंगे? इसकी बात कुछ रिएक्शन में करते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन जब हम किसी बेस के द्वारा कराते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन जब बेस के द्वारा कराते हैं तो बेस सबसे पहले इसके प्रोटॉन को खींच लेता है और यहाँ से ट्राइक्लोरोकार्बोनेन बना लेता है, और इसी की मौजूदगी में Cl निकल जाता है और यहाँ से कुछ इस तरह की स्पीसीज बन जाती है, जिसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। जो आगे रिएक्शन पढ़ोगे, रिमर-टिमन रिएक्शन पढ़ोगे, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, उसमें सब देखने को मिलता है। फिर तीसरा बोल रहा है कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन क्या होता है? कार्बोनियम आयन मतलब कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का ही जो पुराना नाम है, पुराना नाम क्या है? कार्बोनियम आयन। जैसे पहले के समय में जो पॉजिटिव चार्ज किसी एटम पे होता था तो उसके लास्ट में लगा देते थे ओनियम आयन, जैसे NH4+ क्या बोल देते हैं? अमोनियम आयन। H2O और उसमें प्रोटोनेशन करा दें H3O+, तो जो H3O+ बन जाता है उसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन।
तो इसी तरह से अगर कार्बोकैटायंस में अगर कार्बन पॉजिटिव आ गया तो पहले बोल देते थे कार्बोनियम आयन, तो कार्बोकैटायन का ही नाम होता है बेटा कार्बोनियम आयन, ठीक है। और चौथा क्या है कार्ब एनायन, तो कार्ब एनायन, कार्ब एनायन मतलब कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज। लेकिन होमोलिसिस से हमको क्या मिलता है फ्री रेडिकल, हेटेरोलिसिस से बनता है कार्बोकैटायन एंड कार्ब एनायन। बताओ फ्यूचर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ये इस तरह से क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल अमंग द फॉलोइंग इज, ए ऑप्शन दे रहा है C6H5CH2CH2 फ्री रेडिकल, बी ऑप्शन दे रहा है C6H5CH फ्री रेडिकल आगे CH3, सी ऑप्शन दे रहा है CH3CH2 फ्री रेडिकल, और डी ऑप्शन दे रहा है CH3CH फ्री रेडिकल आगे CH3। एनालाइज करिए, सोचिए। तो मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल अमंग द फॉलोइंग इज, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। तो अगर आप फ्री रेडिकल को सोचो तो फ्री रेडिकल है क्या, कार्बन के ऑक्टेट में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, और जो कार्बन के ऑक्टेट में 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो क्या ऑक्टेट टर्म्स में इसे अमीर बोले या गरीब बोले, गरीब। और जो ऑक्टेट के टर्म्स में गरीब है तो अगर कोई इससे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो क्या इसको स्टेबल बनाएगा, अनस्टेबल बनाएगा, स्टेबल बनाएगा। लेकिन अगर कभी रेफरेंस वैल्यू हो जाए तो तुलनात्मक कम स्टेबल, और इसी से कभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो ये आपका सबसे कम स्टेबल, यही तो बना। तो ये आपको देखना है कि कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है जो पैसा दे रहा है स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है जो पैसा खींच रहा है स्टेबिलिटी गिराएगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैसे पहचानते हैं, हम पहचानते हैं रेजोनेंस से, हम पहचानते हैं हाइपर कंजुगेशन से, और हम पहचानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। इसमें तो आएगा प्लस m पैसा देने वाला, प्लस हाइपर कंजुगेशन पैसा देने वाला, प्लस I पैसा देने वाला, माइनस I माइनस m, ये सब होते क्या हैं, पैसा खींचने वाले, यही हमको देखना है। तो रेजोनेंस कहाँ होगा, ये कैसे पहचानोगे, हमने क्या बताया है, E डबल बॉन्ड B, C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इनमें रेजोनेंस होता है। हमने क्या पढ़ा है, ए के पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो रेजोनेंस होता है। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है ए ट्रिपल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, फ्री रेडिकल या ट्रिपल बॉन्ड, इनमें रेजोनेंस होता है, ये पढ़ा है। तो अगर कभी रेजोनेंस वाली बात आएगी, जो पैसा दे रहा होगा फ्री रेडिकल को स्टेबल बना रहा होगा। हाइपर कंजुगेशन में हमने क्या पढ़ा है, हाइपर कंजुगेशन में हमने पढ़ा है कि sp3 कार्बन चाहिए, इसके ऊपर कम से कम एक हाइड्रोजन चाहिए, बगल वाले कार्बन पे कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें हाइपर कंजुगेशन होता है, हमने पढ़ा है। तो इसका मतलब अगर ये केस आ गया तो भी हाइपर कंजुगेशन सोचना है। इंडक्टिव इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा है कि हमने पढ़ा है कि अगर कभी कार्बन की बात करें तो कार्बन कार्बन ये सब पैसा देने वाले हैं, प्लस I से ये कहीं ना कहीं पैसा देंगे, इसी को अप्लाई करना है। सोचिए अगर मैं फ्री रेडिकल को घेरता हूं तो इसके बगल में CH2 है, फिर PH है, C6H5 मतलब फिनाइल ग्रुप, इसके आगे CH2, इसके आगे CH2 फ्री रेडिकल। तो ये डबल बॉन्ड B है और C और D के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, और जो ए डबल बॉन्ड बी सी डी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ए डबल बॉन्ड बी सी के पास ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दैट मींस उसके अंदर रेजोनेंस नहीं है। तो रेजोनेंस नहीं है तो फ्री रेडिकल को घेरा तो बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 हाइपर कंजुगेशन है, तो वहां 2 हाइपर कंजुगेशन है। अगर मैं इस पर्टिकुलर फ्री रेडिकल को घेरूं तो इसके बगल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया। अगर इसको थोड़ा खोल के लिखूं तो यहाँ की कहानी में एक बेंजीन है, उसके बगल में CH पे फ्री रेडिकल है और यहाँ पे CH3 है, तो ए डबल बॉन्ड बी सी के पास फ्री रेडिकल, तो दैट मींस यहाँ पर रेजोनेंस की बात हो रही है, तो कहानी के अंदर रेजोनेंस है, और साथ में 3 हाइड्रोजन, मतलब इस कार्बन पे तो 3 हाइपर कंजुगेशन भी है। अगर इसको देखें और इस फ्री रेडिकल को घेरें तो बगल वाले कार्बन 3 हाइड्रोजन है, दैट मींस इसके पास 3 हाइपर कंजुगेशन है, लेकिन रेजोनेंस नहीं है। अब जरा चौथे को देखो, तो चौथे को देखें और इसको घेरें तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे 6 हाइपर कंजुगेशन है, रेजोनेंस नहीं है। तो पहले वाले केस में रेजोनेंस नहीं है, 2 हाइपर कंजुगेशन है, दूसरे वाले केस में रेजोनेंस है, साथ में 3 हाइपर कंजुगेशन है, तीसरे वाले केस में 3 हाइपर कंजुगेशन है, रेजोनेंस नहीं है, और चौथे वाले केस में 6 हाइपर कंजुगेशन है, लेकिन रेजोनेंस नहीं है। तो रेजोनेंस जिसमें है वो कौन सा है, बी। तो मोस्ट स्टेबल अगर पूछ रहा है तो आंसर कौन सा हो गया, बी, यही बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, सबसे पहले देखना होता है रेजोनेंस, रेजोनेंस ना हो तब देखना होता है हाइपर कंजुगेशन, और ये भी हाइपर कंजुगेशन ना हो तो उस केस में आपको देखना होता है इंडक्टिव इफेक्ट, इसी को तो देखना है और इसी के बेसिस पर क्वेश्चन को
लगाना है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है अ फ्री रेडिकल इज, ए ऑप्शन बोल रहा है न्यूट्रल इन कैरेक्टर, बी ऑप्शन बोल रहा है शॉर्टली लिव्ड, सी ऑप्शन बोल रहा है पैरामैग्नेटिक और डी ऑप्शन बोल रहा है ऑल द अबव। चलिए एनालाइज करिए। फ्री रेडिकल इज, तो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल होते हैं कि दो लोग अगर बिजनेस में पैसा लगाते हैं और दोनों का बदमाशी का लेवल लगभग बराबर है, तो होता क्या है, ये बिजनेस को बीच से तोड़ देते हैं। अगर कभी बिजनेस चलता नहीं है तो इससे बन जाता है ए फ्री रेडिकल और दूसरा बन जाता है बी फ्री रेडिकल। लेकिन अगर दो लोग होते और इसमें अगर बिजनेस में पैसा लगाते और इसमें कोई एक होता बदमाश, दूसरा तो थोड़ा रिलेटिवली वीक, तो इसका मतलब अगर मान लो कि बी बदमाश है तो क्या करेगा, ए का सारा पैसा अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा और ए को बनाएगा गरीब और बी खुद बनेगा अमीर। तो इस तरह की जो बॉन्ड फिजन होता है इसको बोलते हैं हेटेरोलिटिक फिजन। क्या बोलना है? हेटेरोलिटिक फिजन। और इस तरह के फिजन को क्या बोलना है? इसको बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। तो होमोलिटिक फिजन से बनता है फ्री रेडिकल। तो अगर यहाँ पे कार्बन होता तो इसका मतलब कुछ इस तरह की स्पेसीज बन जाएगी। और जो इस तरह की स्पेसीज बन जाएगी बेटा, तो ऑक्टेट में कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन हैं? केवल 7। और जो ऑक्टेट में केवल 7 ही इलेक्ट्रॉन है, होना 8 चाहिए था, मतलब अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब कुछ समय के लिए पाया जाएगा, तो कुछ समय के लिए पाया जाएगा तो इसी को बोलते हैं कि आपका शॉर्टली लिव्ड है। चूंकि दोनों के दोनों का बदमाशी का लेवल बराबर था, दोनों दोस्त थे जो बिजनेस पैसे लगाए, लेकिन अचानक कोरोना आ गया तो इनको लगा यार बिजनेस चल नहीं पाएगा, तो जितना पैसा इसका था उतना ही ले लिया, जितना इसका था उतना ले लिया। मतलब कोई बदमाश नहीं है। अच्छा कोई बदमाश नहीं है, ये इसी का पैसा था इसके पास चला गया, ये इसी का पैसा था इसके पास चला गया, दैट मीन्स कोई चार्ज नहीं आया। चार्ज नहीं आया दैट मीन्स न्यूट्रल भी है। चार्ज कब आएगा? जब ये बदमाश इसका पैसा लेके भाग जाए, तब ये गरीब बनेगा और ये अमीर बनेगा। जब कोई दूसरे का पैसा लेके भागता है तब चार्ज क्रिएट होता है, लेकिन इसी का पैसा इसके पास रह गया, इसका पैसा इसके पास रह गया, कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन्स ये न्यूट्रल है। तो याद रखिएगा फ्री रेडिकल न्यूट्रल होते हैं, फ्री रेडिकल शॉर्ट स्पेसीज होते हैं, शॉर्टली लिव्ड होते हैं, साथ में पैरामैग्नेटिक भी हैं। पैरामैग्नेटिक क्यों है? कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा कैसे होंगे? पैरामैग्नेटिक। अगर इवन होता तब कहानी में डायमैग्नेटिक की बात सोचते हैं। मतलब तीनों स्टेटमेंट सही है, और जब तीनों स्टेटमेंट सही है तो इसलिए आंसर क्या देना है? डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। बना लोगे? तो अच्छी तरह दिमाग बैठा लेना बेटा कि अगर ये पीरियोडिक टेबल है और ये पीरियोडिक टेबल के आपके एलिमेंट्स हैं, इनडायरेक्टली है क्या? ये 118 लोगों का एक परिवार है, जिसमें कुछ लोग इंडिया के बाहर रहते हैं, कुछ लोग इंडिया में रहते हैं, कुछ नन्हे मुन्ने प्यारे से छोटे से हाइड्रोजन हैं, ठीक है, कुछ थोड़े बड़े हैं। यहाँ पे हीलियम हो गया, यहाँ पे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियॉन हो गया। इसी तरह करते हुए 1 साल के नन्हा मुन्ना बच्चे से लेकर 1 से 18 साल के बुजुर्ग भी हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका कैरेक्टर है अपने पैसे को दे देना, कुछ ऐसे हैं जिन्हें पैसे की मोह माया नहीं होती है, कुछ ऐसे हैं जिनकी निगाह दूसरे के पैसे पे थोड़ी ज्यादा होती है। तो अगर ये कभी कनेक्टेड होंगे तो पैसा खींचने की कोशिश करेंगे, और जो खींचने की कोशिश करेंगे मतलब हेटेरोलिटिक फिजन की बात करेंगे। लेकिन कार्बन खुद से कनेक्टेड है या हाइड्रोजन से कनेक्टेड है तो इसका मतलब खींचने की बात नहीं करता है। कभी बॉन्ड टूटेगा तो बीच से टूटेगा और क्या बनता है? फ्री रेडिकल। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो कि होमोलिसिस से क्या बनता है? फ्री रेडिकल। और हेटेरोलिसिस से क्या बनता है? कार्बोकैटायन या कार्ब एनायन। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है हेटेरोलिटिक क्लीवेज ऑफ अ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। ए ऑप्शन बोल रहा है फ्री रेडिकल, बी ऑप्शन बोल रहा है कार्बोकैटायन, सी ऑप्शन बोल रहा है कार्बीन और डी ऑप्शन बोल रहा है कार्ब एनायन। चलिए एनालाइज करिए। हेटेरोलिटिक क्लीवेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। पहला बोल रहा है फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल क्या होते हैं? फ्री रेडिकल होते हैं कुछ इस तरह की स्पेसीज। दूसरा क्या बोल रहा है? कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन होते हैं कुछ इस तरह की स्पेसीज। तीसरा बोल रहा है कार्बीन। तो कार्बीन होते हैं कुछ इस तरह की स्पेसीज। और चौथा बोल रहा है कार्ब एनायन। तो कार्ब एनायन होता है कुछ इस तरह की स्पेसीज। सोचिएगा, एनालाइज करिएगा।
बात किसकी हो रही है? हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ये क्या होता है? जब दो लोगों ने बिजनेस में पैसा लगाया, ए और बी दो इंसान हैं, इन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया। अगर इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, ये अगर बदमाश ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, ये बदमाश कम है, तो क्या होगा? बी इसके पैसे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और जब बॉन्ड टूटेगा तो कैसे टूटेगा? ए के पास पॉजिटिव और बी के पास निगेटिव, ऐसे टूटेगा। तो जब ये बॉन्ड बी से ना टूट के इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव बनाया, तो इस तरह का बॉन्ड फिजन को जो नाम देते हैं, इसी को नाम देते हैं हेटेरोलिटिक फिजन। नाम क्या देना है? हेट्रोलिटिक फिजन या हेट्रोलिसिस, ये नाम देना है। लेकिन अगर मान लो कि दो लोगों ने बिजनेस में पैसा लगाया होता और दोनों का बदमाशी का लेवल बराबर होता, ठीक है, लेकिन अचानक लॉकडाउन हो गया, तो क्या करेगा? इंसान सोचेगा यार बिजनेस पैसा लगाया, बिजनेस चल नहीं रहा है, तो इसलिए बिजनेस को खत्म कर देते हैं। तो जितना लगाया था तू ले ले, मैं जितना लगाया था मैं ले लेता हूं, बिजनेस बाइंड अप कर देते हैं। तो इसी का पैसा था इसी के पास रह गया, इसका पैसा था इसी के पास रह गया, और हमको मिल गया ए फ्री रेडिकल, बी फ्री रेडिकल। तो इस तरह के फिजन को जो नाम देते हैं, वो नाम क्या देते हैं? होमोलिटिक फिजन। तो इसका मतलब होमोलिटिक फिजन से हमको मिलता है फ्री रेडिकल। लेकिन अगर ये कार्बन होता या हेलोजन होता तो हमको क्या मिलता? कार्बोकेटायन। अगर ये आपका कार्बन होता और ये मेटल होता, तो ये कार्बन के पास नेगेटिव आता, तो क्या बनता? कार्ब एनायन। तो इसका मतलब कभी कार्बन गरीब बन सकता है, कभी कार्बन अमीर बन सकता है हेट्रोलिसिस से, लेकिन होमोलिसिस से कार्बन के पास क्या आएगा? फ्री रेडिकल। तो क्वेश्चन दे रहा है कि हेट्रोलिटिक फिजन ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, और जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड ले रहे हो, तो सोचो हेलोजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कम है, तो दैट मींस हेलोजन कार्बन का पैसा खींचेगा, तो दैट मींस यहाँ पार्शियल निगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब कभी बॉन्ड को तोड़ा जाए तो पैसा लेके भागेगा, और जब पैसा लेके भागेगा तो कार्बन के पास कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और हेलोजन के पास कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव। और जब कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आया तो ये जो बना, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग क्या फ्री रेडिकल बना? नहीं। क्या कार्बोकेटायन बना? हाँ। क्या कार्बीन बना? नहीं। क्या कार्ब एनायन बना? नहीं। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर बेटा कि अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर कार्बन से अटैच है और इस बॉन्ड को कभी तोड़ रहे हो, तो इसका तो ये हेलोजन कार्बन का पैसा लेके भागेगा, और जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा वो इंटरमीडिएट कौन सा है? कार्बोकेटायन। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द आयंस? आपके पास यहाँ पे 3 आयन लिखे हैं, एक आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन है, एक आपका CH3 CH+ OCH3 लगा हुआ है, और तीसरे में CH3 CH+ और यहाँ COCH3 लगा हुआ है। और आपको बोल रहा है फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन थर्ड, दूसरे में सेकंड ग्रेटर देन थर्ड ग्रेटर देन फर्स्ट, तीसरे में थर्ड ग्रेटर देन फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड, और चौथे में सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट ग्रेटर देन थर्ड। एनालाइज करिए, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में, ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयन, स्टेबिलिटी ऑफ आयन, और किस स्टेबिलिटी ऑफ आयन की? कार्बोकेटायन। सोचिए कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? डेफिशिएंट क्यों? क्योंकि कार्बन के ऑक्टेट में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, और जो कार्बन के ऑक्टेट में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इससे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, पैसे देने वाले लगे होंगे, तो बताओ इसमें स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। लेकिन अगर कभी रेफरेंस वैल्यू लगा होगा तो तुलनात्मक कार्बोकेटायन कम स्टेबल होगा। लेकिन इसी से अगर कभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, तो उस केस में क्या होगा? कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किस किस रूप में हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकता है +m के रूप में, हो सकता है हाइपर कंजुगेशन के रूप में, हो सकता है +I के रूप में। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग किस किस रूप में हो सकता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकता है -m के रूप में, हो सकता है -I के रूप में। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसी भी रूप में लगे होंगे, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी भी रूप में लगे रहेंगे, कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी गिराएंगे। सोचिए रेजोनेंस कहां सोचना है, +m कहां सोचना है। तो अगर आपको +m सोचना होता है तो हमने आपको क्या पढ़ाया है? A डबल बॉन्ड B, इसी C के पास अगर लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, तभी तो इधर से इधर पैसा जाएगा, दैट मींस +m का काम करेगा।
लेकिन कभी अगर कहानी में ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी हो और इसकी इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी ज्यादा हो तो इसका पैसा इधर से इधर चलाएगा, तो दैट मीन से पैसा खींचने का काम करेगा। तो कभी अगर लोन पेयर आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो इसका मतलब रेजोनेंस की बात करिए। और अगर सारे रेजोनेंस को अगर मैं दिखा दूं एक बार फिर से, तो आपने क्या पढ़ा है, ए डबल बॉन्ड बी सी के पास पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इनमें रेजोनेंस सोचना है। ए के पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसमें रेजोनेंस पढ़ना है। ए ट्रिपल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल या ट्रिपल बॉन्ड, इनमें रेजोनेंस सोचना है। तो अगर कार्बोकेटाइन को लेकर चल रहा है तो कार्बोकेटाइन यहां मिलेगा, कार्बोकेटाइन यहां मिल सकता है, कार्बोकेटाइन यहां मिल सकता है, यही तो होगा। तो इसका मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में पॉजिटिव आ गया तो रेजोनेंस सोच लेना। अगर ई कोई एटम है जिसके बगल में, इसके ऊपर लोन पेयर है, बगल में पॉजिटिव आ जाए तो रेजोनेंस सोच लेना। ई ट्रिपल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव आ जाए तो रेजोनेंस सोच लेना। तो अगर रेजोनेंस हो गया मतलब स्टेबिलिटी बढ़ा देगा प्लस एम वाला, लेकिन अगर माइनस एम वाला हो गया तो स्टेबिलिटी गिराएगा भी। दूसरा हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन ये मैंने आपको बताया है बेटा कि sp3 कार्बन चाहिए, sp3 कार्बन चाहिए, इसके ऊपर कम से कम एक हाइड्रोजन चाहिए, बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल, कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। अगर ऐसा है तो इसी को घेर लेना है, अब बगल वाले कार्बन में जितने हाइड्रोजन है उतने हाइपर कंजुगेशन सोच लेना है, यही तो करना है। तो इसका कितने हाइपर कंजुगेशन होंगे वो इस बात पे डिपेंडेंट है कि इस कार्बन कितने हाइड्रोजन है। और लास्ट इंडक्टिव इफेक्ट, कोई अल्काइल ग्रुप होगा अगर कभी कार्बोकेटाइन से अटैच होगा तो प्लस आई से पैसा दे देगा, स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। तो सबसे पहले सोचिए रेजोनेंस, रेजोनेंस ना हो तो हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन में ना हो तो लास्ट केस में इंडक्टिव इफेक्ट। एनालाइज करिए। कार्बोकेटाइन के बगल में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, लोन पेयर नहीं है, दैट मींस रेजोनेंस नहीं है। हाइपर कंजुगेशन देखो, तो जब तुमने इस कार्बोकेटाइन को घेरा तो इसके बगल में तीन, इसके बगल में तीन हाइड्रोजन इन कार्बन पे है, तो दैट मींस यहाँ पे 6 हाइपर कंजुगेशन की बात कर रहे हैं। ये दूसरे में आ जाओ, तो जब इसको घेरा तो इसके बगल में कार्बन में 3 हाइड्रोजन, मतलब यहाँ 3 हाइपर कंजुगेशन है। लेकिन इधर क्या है, इधर अच्छी बात ये है कि लोन पेयर है, तो ए के पास लोन पेयर, बी के पास पॉजिटिव, तो यहाँ OR का स्ट्रॉन्ग प्लस एम लगा हुआ है। तो कहानी के अंदर रेजोनेंस भी है, कहानी के अंदर हाइपर कंजुगेशन भी है। लेकिन अगर इसको देखो तो इसको देखो, अगर खोल के लिखने की कोशिश करो तो ये आपका CH3 है, यहाँ CH प्लस है, और यहाँ आपका CO है, और ये आपका CH3 है, यही तो है। तो बच्चे को कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा लग सकता है कि ए डबल बॉन्ड बी सी के पास पॉजिटिव, अब बच्चा जल्दबाजी में सोच सकता है रेजोनेंस है। लेकिन दिक्कत क्या है कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है, डिफरेंस की वजह से यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, और दो पॉजिटिव पॉजिटिव पास पास, क्या स्टेबल अनस्टेबल, अनस्टेबल। और जो अनस्टेबल है तो यहाँ कीटोन का माइनस आई सोचना है, यहाँ कीटोन का प्लस एम नहीं सोचना है। और वैसे भी कीटोन प्लस एम में नहीं जाता है, इसलिए कहानी में रेजोनेंस वाली बात मत सोचिएगा। और जो कार्बोकेटाइन को घेरा तो इसके बगल में कार्बन 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 3 हाइपर कंजुगेशन भी है। तो पहले वाले केस में 6 हाइपर कंजुगेशन है, दूसरे वाले केस में 3 हाइपर कंजुगेशन लेकिन स्ट्रॉन्ग प्लस एम, और तीसरे वाले केस में 3 हाइपर कंजुगेशन लेकिन माइनस आई। अब सोचिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, रेजोनेंस, मतलब सेकंड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो सेकंड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, सेकंड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। और सेकंड के बाद कौन सा हो गया, फर्स्ट, क्योंकि उसके अंदर 6 हाइपर कंजुगेशन है। यहां बोल रहा है थर्ड, इसको भूल जाओ, और यहां बोल रहा है फर्स्ट फिर थर्ड, तो ये हमारा आंसर है। एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर प्लस एम छुपा हुआ, और एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे माइनस आई छुपा हुआ। अगर आपने माइनस आई सही तरीके से देख लिया तो स्टेबिलिटी सही बता दोगे, और गलती से भी प्लस एम वगैरह लगा दिया तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है द मोस्ट अनस्टेबल कार्बोकेटाइन इज, ए ऑप्शन दे रहा है CH3 CH2 प्लस, बी ऑप्शन दे रहा है Cl CH2 CH2 प्लस, सी ऑप्शन दे रहा है CH2 CH2, और डी ऑप्शन दे रहा है CH2O CH3। चलिए एनालाइज करिए। क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट अनस्टेबल कार्बोकेटाइन इज, कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा अनस्टेबल है? ए ऑप्शन कुछ ऐसा, बी ए, सी ए, डी ए। मोस्ट अनस्टेबल कैसे निकालोगे? स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी के लिए आपको केवल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ही तो देखना है, और अगर कहानी कार्बोकेटाइन का है तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि कार्बोकेटाइन, बताइए इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन केवल 6 है, 8 होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है।
मतलब अगर इससे कभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें तो बताओ स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी, रेफरेंस वैल्यू कम होगी। और इससे अगर कभी मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो क्या होगा? स्टेबिलिटी कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन कौन से हो सकते हैं? प्लस एम हो सकते हैं, हाइपर कंजुगेशन हो सकते हैं, प्लस आई हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन से हो सकते हैं? माइनस एम हो सकते हैं, माइनस आई हो सकते हैं। यही तो है। तो यही तो पहचानना है यार, ये जो ग्रुप लगे हुए हैं वो किस तरह के इफेक्ट दिखाते हैं। क्या रेजोनेंस है, हाइपर कंजुगेशन है, इंडक्टिव इफेक्ट है, यही पहचानना है। तो हमने आपसे बार बार यही तो बोला है कि सबसे पहले रेजोनेंस पहचानो। तो रेजोनेंस कहाँ कहाँ होता है? रेजोनेंस के लिए आपने पढ़ा है ए डबल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, लोन पेयर हो, फ्री रेडिकल हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, इसमें रेजोनेंस होता है। दूसरा कहाँ पढ़ा है? आपने पढ़ा है ए के पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो रेजोनेंस होता है। आपने कहाँ पढ़ा है? ए ट्रिपल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, फ्री रेडिकल हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तब रेजोनेंस होता है। ये तो पढ़ा है। दूसरा हाइपर कंजुगेशन कहाँ होता है? तो हाइपर कंजुगेशन के लिए आपने पढ़ा है कि sp3 कार्बन होना चाहिए, इसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, बगल वाले कार्बन पे कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हाइपर कंजुगेशन होगा। तो अगर ऐसा है और हाइपर कंजुगेशन होगा तो इसी को घेर लो और बगल वाले कार्बन में जितने हाइड्रोजन उतने हाइपर कंजुगेशन सोच लेना है। ये तो करना है। तीसरा क्या है? कहाँ इंडक्टिव इफेक्ट होगा? तो इसका मतलब अल्काइल ग्रुप है, अगर पैसा दे रहा है मतलब कार्बोकैटायन को स्टेबल बनाएगा। यही पकड़ना है। सोचिए सबसे पहले रेजोनेंस। सोचिए क्या इसमें ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव है? नहीं। क्या ए के पास लोन पेयर बी के ऊपर पॉजिटिव है? नहीं। क्या ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव है? नहीं, तो रेजोनेंस नहीं है। तो हाइपर कंजुगेशन, तो इसी कार्बोकैटायन को घेरो, बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है 3 है, तो दैट मींस इसके पास 3 हाइपर कंजुगेशन है। इधर आ जाओ, इसमें इसमें देखो ए के पास लोन पेयर है, ये बी है, सी के पास पॉजिटिव है, मतलब रेजोनेंस नहीं है। और जो रेजोनेंस नहीं है तो उसके बाद हाइपर कंजुगेशन देखो, तो इसी कार्बोकैटायन को घेरा तो बगल वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, दैट मींस 2 हाइपर कंजुगेशन है। और साथ साथ Cl का माइनस आई, Cl का माइनस आई भी लगा है, तो 2 हाइपर कंजुगेशन है और Cl का माइनस आई लगा हुआ है। तीसरे में आ जाओ, बच्चे फंस जाते हैं, होते हैं, खोलें अगर तो यह है क्या? CH2 प्लस और यहाँ है CHO। बच्चा देखो कितना मन से फंसता है। बच्चा कैसे फंसता है? E डबल बॉन्ड बी सी के पास पॉजिटिव। बच्चा कैसे फंसता है? E डबल बॉन्ड बी सी के पास पॉजिटिव। बच्चे को क्या लगता है? यार रेजोनेंस है, रेजोनेंस है। सोचिए कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव चार्ज पास पास। सोचो स्टेबिलिटी दे रहे हो, अनस्टेबिलिटी दे रहे हो, अनस्टेबिलिटी दे रहे हो, दैट मींस ये CHO जो है ये माइनस आई का काम करेगा बेटा, ये रेजोनेंस का काम नहीं करेगा। चौथे में आ जाओ, तो यहां पे देखो कार्बोकैटायन बगल में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, तो ए के पास लोन पेयर, बी के पास पॉजिटिव, यहां पे क्या है? यहां OR का स्ट्रॉन्ग प्लस सिंबल लगा हुआ है। तो एक केस में 3 हाइपर कंजुगेशन है, कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं है। दूसरे केस में 2 हाइपर कंजुगेशन है लेकिन साथ में एक माइनस आई है। तीसरे केस में आपका स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, कोई हाइपर कंजुगेशन, कोई रेजोनेंस नहीं है। और चौथे केस में आपका स्ट्रॉन्ग प्लस एम है। और पूछ रहा है कि मोस्ट अनस्टेबल बताइए। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा इसको स्टेबल बताएं, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा इसको ज्यादा स्टेबल बताएं, या जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉल होगा इसमें ज्यादा स्टेबल बताएं, अनस्टेबल बताएं। जिसमें विड्रॉल होगा, इसमें विड्रॉल है लेकिन वीक माइनस आई, साथ में देने वाला प्लस हाइपर कंजुगेशन भी है, और इसमें केवल और केवल स्ट्रॉन्ग माइनस आई, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा हो गया? सबसे ज्यादा अनस्टेबल आपका यही सी बन गया। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोकैटायन को स्टेबल बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोकैटायन को अनस्टेबल बनाते हैं। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ गिवन कार्बोकैटायन। आपके पास कुछ कार्बोकैटायन दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर, सही स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है गिवन कार्बोकैटायंस के लिए। तो जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात कर रहा है बेटा, तो बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं कि कार्बोकैटायन अमीर या गरीब? गरीब तो ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन केवल 6 है, होना 8 चाहिए। और जब गरीब है तो इसका मतलब इससे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएं तो बताओ स्टेबिलिटी बढ़ाओगे या गिराओगे?
उठाओगे, कभी रेफरेंस वैल्यू H ले लें तो स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो गई, और इसी से अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो स्टेबिलिटी सबसे कम हो गई, सबसे कम हो गई। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किसी रूप में, प्लस M के रूप में हो, हाइपर कंजुगेशन के रूप में हो, प्लस I के रूप में हो, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस M के रूप में हो, माइनस I के रूप में हो, स्टेबिलिटी गिराएगा। ये तो करना है। M मतलब रेजोनेंस। तो रेजोनेंस कहाँ कहाँ होता है, तो बोल बोल के बार बार मैं आपके दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहा हूं, अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो। E डबल बॉन्ड B, C के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अगर ऐसा है तो रेजोनेंस है। अगर ए के पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब रेजोनेंस है। कभी ए ट्रिपल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल या ट्रिपल बॉन्ड है तो रेजोनेंस है। तो यही वो केसेस है बेटा जहां रेजोनेंस की बात करनी है। अब हाइपर कंजुगेशन सोचो, तो हाइपर कंजुगेशन के लिए मैंने बोला है sp3 कार्बन चाहिए। कैसा चाहिए, sp3 कार्बन चाहिए। इसके ऊपर कम से कम एक हाइड्रोजन चाहिए, बगल वाले कार्बन पे कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। अगर ऐसा केस होता है तो हाइपर कंजुगेशन होगा। कितना होगा, तो इसी को घेर लो और घेरने के बाद देख लो बगल वाले कार्बन कितने हाइड्रोजन है, और जितने हाइड्रोजन उतने हाइपर कंजुगेशन हो जाएंगे। अब इंडक्टिव इफेक्ट, तो जितने अल्काइल ग्रुप होते हैं वो प्लस आई से कार्बोकेटायन को स्टेबल बनाते हैं, यही आपको देखना है। पहले किसको देखें, तो पहले आपको देखना है बेटा रेजोनेंस को। रेजोनेंस ना हो तो हाइपर कंजुगेशन को, और हाइपर कंजुगेशन भी ना हो तो लास्ट केस में इंडक्टिव इफेक्ट को, यही पहचानना है। तो सबसे पहले रेजोनेंस सोचिए, ए डबल बॉन्ड बी ये सी है, ए डबल बॉन्ड बी ये सी है, तो क्या ये पॉजिटिव इस डबल या इस डबल के साथ रेजोनेंस में है, नहीं है। इधर आ जाओ, ए डबल बॉन्ड बी सी के पास पॉजिटिव, ए डबल बॉन्ड बी सी के पास पॉजिटिव, तो क्या ये पॉजिटिव ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, नहीं है, भूल जाओ। इधर आ जाओ, ए डबल बॉन्ड बी ये सी, ए डबल बॉन्ड बी ये सी, ए डबल बॉन्ड ये सी, ए डबल बॉन्ड बी ये सी, क्या ये पॉजिटिव डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, नहीं है, भूल जाओ। इधर आ जाओ, ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव, तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में है या नहीं है, तो इसका मतलब यहां पॉजिटिव में रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। इधर आ जाओ, इसमें देखो तो ए डबल बॉन्ड बी सी के पास पॉजिटिव, तो क्या इसमें रेजोनेंस की बात हो रही है या नहीं हो रही है, तो इसमें रेजोनेंस है। तो इन दोनों की स्टेबिलिटी इन तीनों की स्टेबिलिटी से ज्यादा है। अब रेजोनेंस के बाद हाइपर कंजुगेशन, तो हाइपर कंजुगेशन के लिए इसी कार्बोकेटायन को घेरा, तो इसके बगल में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 हाइपर कंजुगेशन हो गए। यहाँ पे जब इस कार्बोकेटायन को घेरा तो इसका मतलब यहाँ 2 4, तो यहाँ 4 हाइपर कंजुगेशन हो गया। तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन 4 है, यहाँ हाइपर कंजुगेशन 2 है, ये आपका टर्सरी कार्बोकेटायन है, ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। कौन ज्यादा स्टेबल होगा, आपका होगा फिफ्थ। तो फिफ्थ की स्टेबिलिटी बढ़ गई, उसके बाद हो गई फोर्थ की, ये तो बना लिया। अब इन तीनों में आ जाओ, इन तीनों में रेजोनेंस नहीं था, और रेजोनेंस नहीं था हाइपर कंजुगेशन पहचानो। इसमें जब हाइपर कंजुगेशन देखा बेटा तो यहाँ 1 और 1 2, तो यहाँ 2 हाइपर कंजुगेशन है। इसमें जब हाइपर कंजुगेशन देखा और घेरा तो यहाँ 2 2 4 2 6, तो यहाँ 6 हाइपर कंजुगेशन है। और इधर अगर घेरा तो इसके बगल में 1 हाइड्रोजन, मतलब 1 हाइपर कंजुगेशन है। तो मतलब इसके बाद जो बात आएगी, इसके बाद आएगी दूसरे की, इसके बाद जो बात आएगी पहले की, और इसके बाद जो बात आएगी वो किसकी होगी, तीसरे की। यही ऑर्डर आपको मिला लेना है और आंसर बता देना है। तो पहले बोल रहा है फिफ्थ फिर फोर्थ, तो पहले है फिफ्थ फिर फोर्थ, यहाँ पे है थर्ड भूल जाइए, यहाँ फर्स्ट भूल जाइए, यहाँ थर्ड भूल जाइए, यही आंसर होगा। फिर सेकंड फर्स्ट थर्ड, सेकंड फर्स्ट थर्ड, दैट मींस यही हमारा आंसर है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे, मैं बार बार बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे कि कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं, और जो कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको स्टेबल बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको अनस्टेबल बनाएंगे। कौन डोनेटिंग है, मतलब रेजोनेंस के थ्रू पहचानिए, कहां पे प्लस m है, कहां आपका प्लस हाइपर कंजुगेशन है, कहां प्लस i है, वही स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा माइनस m पहचानिए, माइनस i पहचानिए, वही इलेक्ट्रॉन खींचेंगे वो उनको अनस्टेबल बनाएंगे। बताओ फ्यूचर में इस तरह से क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपके पास क्वेश्चन है द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन इज, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है। एक स्ट्रक्चर ऐसा, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, चौथा ऐसा। एनालाइज करो सब कार्बोकेटायन। अब पूछ क्या रहा है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन इज कार्बोकेटायन।
हम आपसे बार बार बोल रहे हैं कार्बोकैटायन आपका इलेक्ट्रॉन रिच या डेफिशिएंट, डेफिशिएंट। और जो कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसी भी रूप में लगा रहेगा उसको स्टेबल बनाएगा, रेफरेंस वैल्यू थोड़ा कम स्टेबल होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकता है प्लस एम हो सकता है हाइपर कंजुगेशन हो सकता है प्लस आई हो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकता है माइनस एम हो सकता है माइनस आई हो, यही तो होगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसी भी रूप में होंगे स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग किसी भी रूप में होंगे स्टेबिलिटी गिराएंगे। यही आपको करना है, एनालाइज करिए, सोचिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो रेजोनेंस, तो रेजोनेंस कहां होगा? रेजोनेंस के लिए आपसे बार बार बोलता हूं ए डबल बॉन्ड बी, सी के पास पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इनमें रेजोनेंस होता है। हमने क्या पढ़ा है? ए के पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस होता है। हमने क्या पढ़ा है? ए ट्रिपल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर फ्री रेडिकल या ट्रिपल बॉन्ड, इनमें रेजोनेंस होता है। फिर रेजोनेंस के बाद क्या पढ़ा है? हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन कैसे पहचानोगे? हाइपर कंजुगेशन के लिए sp3 कार्बन चाहिए, इसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन चाहिए, उसके बगल वाले पे कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल कार्बन कार्बन डबल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर हो गया हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा। तीसरा इंडक्टिव इफेक्ट, तो कोई भी अल्काइल ग्रुप कार्बोकैटायन से जुड़ा होता है तो पैसा देता है, दैट मींस प्लस आई का काम करता है, ये देखना है। लेकिन रेजोनेंस के अलावा भी अगर कभी एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाए, एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाए, पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक का पार्ट हो तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो पहले एरोमेटिक सोचना होता है, उसके बाद एलिफेटिक सोचना होता है और उसके बाद एंटी एरोमेटिक सोचना होता है। तो कभी क्वेश्चन एरोमेटिक को मिला के पूछ ले, कभी क्वेश्चन एरोमेटिक को मिला के पूछ ले कि एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल है, एलिफेटिक ज्यादा स्टेबल है, एंटी एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल है, तो सबसे पहले हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? एरोमेटिक पे। एरोमेटिक के बाद किस पे होना चाहिए? एलिफेटिक पे। एलिफेटिक के बाद किस पे होना चाहिए? एंटी एरोमेटिक पे। तो किससे आप एरोमेटिक कहोगे? सिस्टम साइक्लिक हो, साइकिल बनाने वाला हर एक एटम का हाइब्रिडेशन sp2 या sp हो, तीसरा मॉलिक्यूल का शेप ओवरऑल प्लानर हो, और चौथा टोटल नंबर पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे। एंटी एरोमेटिक किसको कहोगे? सिस्टम साइक्लिक हो, साइकिल बनाने वाला हर एटम sp2 या sp हो, मॉलिक्यूल का शेप प्लानर हो, और टोटल नंबर पाई इलेक्ट्रॉन 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे, ये आपका एंटी एरोमेटिक है। अब यही तो देखना है कि कहीं एरोमेटिक का क्वेश्चन तो नहीं है, अगर एरोमेटिक होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ा लेना, नहीं है तो एंटी एलिफेटिक और उसके बाद एंटी एरोमेटिक। तो ये सारी कहानियां कहां देखी जाती है? ये एलिफेटिक पे ही देखी जाती है, लेकिन कभी एरोमेटिक हो जाए स्टेबिलिटी बढ़ा देना है। सोचिएगा, सिस्टम साइक्लिक है, साइकिल बनाने वाला हर एक एटम sp2 है, मॉलिक्यूल का शेप प्लानर है और टोटल नंबर पाई इलेक्ट्रॉन 4 है। किस तरह का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का है। तो जब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी सबसे कम। दूसरे में आ जाओ, सिस्टम साइक्लिक है, साइकिल बनाने वाला हर एटम sp2 है, मॉलिक्यूल का शेप प्लानर है और टोटल नंबर पाई इलेक्ट्रॉन 6 है। जो टोटल नंबर पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, दैट मींस 4n+2 को फॉलो कर रहा है। तो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड कौन सा है? ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक नेचर का है। तीसरे में आ जाओ, सिस्टम साइक्लिक तो है लेकिन sp2 हर कार्बन नहीं है, मतलब एंटी एरोमेटिक की कहानी खत्म, एलिफेटिक की कहानी में जा रहे हो, और एलिफेटिक की कहानी में रेजोनेंस है नहीं, और जो कार्बोकैटायन को घेरा तो 2 और 2 4, मतलब 4 हाइपर कंजुगेशन आ रहे हैं। एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है, यहाँ रेजोनेंस भी है, एरोमेटिक कैरेक्टर भी है, यहाँ रेजोनेंस नहीं है। लेकिन इसमें आ जाओ, इसमें भी सिस्टम साइक्लिक है लेकिन कोई भी कार्बन आपका sp2 नहीं है, दैट मीन ये वाला कार्बन sp2 नहीं, ये तो है, लेकिन आपका आगे जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं, कहीं डबल बॉन्ड नहीं, मतलब आगे कहीं sp2 कार्बन नहीं, मतलब रेजोनेंस नहीं। और जो रेजोनेंस नहीं तो कहानी में हाइपर कंजुगेशन, जब इसको घेरा तो 2 और 2 4, तो यहाँ पे 4 हाइपर कंजुगेशन है। तो ये दोनों एलिफेटिक से क्वेश्चन आया है, वो आपका एंटी एरोमेटिक से क्वेश्चन आया है, तो ये आपका एरोमेटिक से क्वेश्चन आया है। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक, फिर बाद में एलिफेटिक और सबसे लास्ट में एंटी एरोमेटिक। कभी इन्हीं दोनों में क्वेश्चन पूछ लेता, सर यहाँ भी 4 हाइपर कंजुगेशन, यहाँ भी 4 हाइपर कंजुगेशन, इनमें किसको ले लें? तो इसके अंदर एंगल का स्ट्रेन है बेटा, लेकिन इसके अंदर एंगल का स्ट्रेन नहीं है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है।
तो कभी ऑर्डर पूछ लेता तो पहले ये सोचना था, फिर ये सोचना था, फिर ये सोचना था और लास्ट में ये सोचना था। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। ठीक है, आपके पास ये कुछ स्ट्रक्चर है, इसी को इधर उधर करके आपके पास चारों ऑप्शन बना रखा है, ए बी सी डी। एनालाइज करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, मतलब सबसे ज्यादा पहले, फिर कम, फिर सबसे कम। क्वेश्चन किसका है? सारा का सारा क्वेश्चन है कार्बोकेटाइन का। कार्बोकेटाइन, हम आपसे बार बार बोलते हैं कि कार्बोकेटाइन मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगे हैं स्टेबिलिटी बढ़ाइए, रेफरेंस वैल्यू स्टेबिलिटी थोड़ी कम करिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी सबसे कम करिए, ये करना है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन कौन से हो सकते हैं? प्लस एम हो सकते हैं, हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, प्लस आई हो सकता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉल कौन से हो सकते हैं? माइनस एम हो सकते हैं, माइनस आई हो सकता है। इसी को पकड़ना है, ये तो पकड़ना है। रेजोनेंस कहाँ कहाँ होगा? इसके लिए हम आपसे बार बार कहते हैं ए डबल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनमें रेजोनेंस सोचिए। दूसरा क्या है? ए के पास लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, बी के ऊपर पॉजिटिव, यहां रेजोनेंस सोचिए। ए ट्रिपल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल या ट्रिपल बॉन्ड, इनमें रेजोनेंस सोचिए। यही तो होगा। हाइपर कंजुगेशन कहां सोचना है? तो इसके आपसे बार बार कहते हैं कि sp3 कार्बन चाहिए, कम से कम एक हाइड्रोजन चाहिए, बगल वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। कितने हाइपर कंजुगेशन होगा इसी को घेर लो, तो बगल वाले कार्बन जितने हाइड्रोजन उतने हाइपर कंजुगेशन हो जाएंगे। तीसरा इंडक्टिव इफेक्ट, तो कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा कभी कार्बोकेटाइन से लगा है कि प्लस आई से पैसा देगा, यही आपको देखना है। सोचिए पहले वाले केस में जब आपने देखा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ए डबल बॉन्ड बी सी के पास पॉजिटिव, तो दैट मींस रेजोनेंस है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब बेंजीन बना रहे हो तो ए डबल बॉन्ड बी सी के पास पॉजिटिव, दैट मींस यहाँ रेजोनेंस है। यहाँ भी अगर डबल बॉन्ड बना रहे हो तो ए डबल बॉन्ड बी सी के पास पॉजिटिव, यहाँ रेजोनेंस है। मतलब बेंजाइल में रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ देखो तो CH3 और CH2+, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर के आगे डबल बॉन्ड नहीं है, रेजोनेंस नहीं है। तो यहाँ क्या है? यहाँ केवल 3 हाइपर कंजुगेशन है। तो जब यहाँ 3 हाइपर कंजुगेशन है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। कम यहाँ और यहाँ और यहाँ दिया है, ये तो ठीक है, लेकिन ये रेजोनेंस वाले को कम दिया है, दैट मींस इसको तो पहले ही हटा दो। अब सोचिए ये भी बेंजाइल है, ये भी बेंजाइल है, ये भी बेंजाइल है, लेकिन यहाँ बेंजाइल में यहाँ H रेफरेंस वैल्यू है, लेकिन यहाँ OCH3 लगा है, ऑक्सीजन का पास लोन पेयर है, तो ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर, दैट मींस ये भी प्लस एम से, ये भी प्लस एम से इसको स्टेबल बनाएगा। लेकिन इधर देखो तो यहाँ डबल बॉन्ड के बगल में कार्बन पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 3 हाइपर कंजुगेशन है जो इसको कहीं ना कहीं स्टेबल बनाएगा। तो यहाँ CH3 का हाइपर कंजुगेशन लगा है और यहाँ OCH3 का प्लस M लगा है और यहाँ पे आपका रेफरेंस वैल्यू H लगा है। तो इसका इन्हीं तीनों में तुलना करें तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर उसके बाद इसकी होगी और सबसे लास्ट में इसकी होगी और उसके बाद इसकी बात करोगे। तो इसी को सबसे पहले देखो, तो ये सबसे पहले आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और यहाँ दिखाई दे रहा है, ये भी गया। इसका CH3 वाला, तो CH3 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, CH3 यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर। तो अच्छी तरह दिमाग बैठा लो बेटा कि इसका मतलब अगर आपने ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन सोच लिया तो इससे बेंजाइल कार्बोकेटाइन में भी तो कहीं ना कहीं ये पोजीशन है, इन पोजीशन में कुछ ना कुछ लगा सकता है। तो अगर इनमें भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दे तो इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, और अगर कभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे तो स्टेबिलिटी गिराएगा। याद रखिएगा। तो एडिशनल OCH3 का प्लस मिल रहा है, एडिशनल CH3 का हाइपर कंजुगेशन मिल रहा है, लेकिन यहाँ H रेफरेंस वैल्यू है, कोई एडिशनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है जो इसको स्टेबिलिटी दे रहा है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।